नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ पहले तो आपको जो है एनिमल टिश्यू पढ़ाया जाएगा, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे आपने पीछे प्लांट में टिश्यू को जाना, और फिर आपको यहाँ इंसेक्ट के बारे में कॉकरोच को पढ़ाया गया है। तो पहले हम एनिमल टिश्यू से शुरू करते हैं। चलिए, in the preceding chapters you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular in animal kingdom. In unicellular organism function like digestion, respiration and reproduction are performed by single cell. तो वहाँ क्या होता है, सिंगल सेल ही सब कुछ परफॉर्म करती है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलर एनिमल द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरिड आउट बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब ये कह रहे कि जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है वहां पर आकर के टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, और वो ग्रुप ऑफ सेल आपका क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। दे आर परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। सारी सेल आपकी सेम फंक्शन करती है एक ग्रुप में जो होती है। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। And the human body is composed of billion of cells to perform various functions. How do these cells in the body work together? In multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such organization is called as a tissue. तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जो आपका एक जगह से ओरिजिनेट हुई सेल्स होती हैं, और वो उनका फंक्शन भी आपका एक जैसा ही होता है। नेक्स्ट लिखा है, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 टाइप ऑफ बेसिक टिश्यूज। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. When 2 or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form organ system. तो आपको पता है कि 2 organs मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, that is organ system level of organization. Digestive system, respiratory system, etc. Cells, tissues, organ and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. ये कह रहे हैं कि सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जो है ना, ये काम को इस तरह से करती हैं कि मतलब पूरा एक ही जगह लोड ना पड़े और कंट्रीब्यूशन सबका इक्वल रहे और बॉडी का सर्वाइवल ज़्यादा दिनों तक हो, बजाय इसके कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अकेले ही सारा काम करते हैं, खुद ही वो सेल उनकी खुद ही सारा काम करती है, तो इसलिए उनकी लाइफ भी कम होती है। नीचे शुरू करते हैं एनिमल टिश्यूज़ को। यहाँ लिखा है इन्होंने कि 4 टाइप के टिश्यू होते हैं आपके, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और न्यूरल टिश्यूज़। सबसे पहले इन्होंने एपिथेलियल टिश्यू को बढ़ाया यहाँ पर। लिखा है, वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। जो सबसे बाहर की जो आउटर लेयर होती है दैट इज एपिथेलियम, एंड द टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस। टिश्यू की एक फ्री सरफेस होती है विच फेसिस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड। मतलब या तो वो बॉडी फ्लूइड की साइड होगा तो भी आप उसको एपिथेलियम ही कहोगे, और अगर वो बाहर की साइड होगा तो भी आप उसको क्या कहोगे, एपिथेलियम ही कहोगे। ठीक है ना बात। नेक्स्ट लिखा है कि आउटसाइड एनवायरमेंट एंड दस प्रोवाइड ए कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जहाँ कवरिंग होती है तो वहाँ भी एपिथेलियम होती है, ऑर्गन्स के अंदर भी जो कवरिंग होती है दैट इज ऑल्सो एपिथेलियम। ठीक है ना। एंड द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक एक प्रॉपर्टी ध्यान सुनना। सेल इसके कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, स्पेसिस ज़्यादा नहीं होते हैं। ये लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, उनके बीच में जो मैट्रिक्स होता है वो भी कम होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल, सिंपल और क्यूबर्ड कंपाउंड। 2 तरह की होती है, एक तो सिंपल लेयर और एक दूसरी कंपाउंड एपिथेलियम। तो पहले यहाँ पर आपको
सिंपल इपिथेलियम के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद में कंपाउंड। तो पहले देखिए सिंपल में, देखिए सिंपल इपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब। तो आपकी बॉडी में जितनी भी डक्ट्स होती हैं, जितनी भी ट्यूब्स होती हैं, जो आपकी बॉडी कैविटीज होती है, उसकी जो लाइनिंग है, वो सारी के सारी जो लाइनिंग है, वहाँ आपको सिंपल इपिथेलियम देखने को मिलती है। एंड द कंपाउंड इपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर। अगर कहीं कंपाउंड इपिथेलियम है तो उसकी जो सेल लेयर है वो 2 से या ज़्यादा होगी, 2, 3, 4, 5, 6 लेयर होगी, और उसका काम होगा प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा। तो मतलब ये ध्यान रखना कि जैसे हमारी स्किन है, मैनी लेयर्ड इपिथेलियम जहाँ पर होती है, जहाँ इपिथेलियम की सेल्स होती है कई कई लेयर में मिलती हैं, तो वो आपकी प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन जो बॉडी कैविटीज होती हैं, डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, वहाँ आपको सिंपल इपिथेलियम ही देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल इपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप में आपकी सिंपल इपिथेलियम डिवाइड होती है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। जिनकी सेल्स आपकी सिंपल फ्लैटेंड सेल्स होती हैं वो आपकी कहलाते हैं स्क्वैमस, जिनकी क्यूब लाइक सेल्स होती हैं वो आपकी कहलाते हैं क्यूबॉइडल, और जो कॉलम जैसी लंबी सेल्स रखती हैं दे आर कॉल्ड एज कॉलमनर इपिथेलियम। ये डायग्राम बने हैं कुछ, तो डायग्राम्स में आप देख सकते हो कि भाई पहले वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको फ्लैटेंड सेल का है, तो ये स्क्वैमस इपिथेलियम हुई। दूसरे में आपको दिखाई देगा कि जो सेल्स हैं वो कॉलम लाइक हैं, ये आपकी क्यूब लाइक हैं, दे आर क्यूबॉइडल इपिथेलियम। जहाँ आपको कॉलम जैसे दिखाई दे रही हैं दे आर कॉलमनर इपिथेलियम। एंड सम टाइम द कॉलमनर इपिथेलियम हैव सिलिया, तब आप कहोगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। हर एक का, क्यूबॉइडल का, कॉलमनर का, सिंपल की बात चल रही है, कंपाउंड की बात नहीं चल रही है, ठीक है ना। स्ट्रैटिफाइड की बात नहीं चल रही है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है इसके ऊपर लेयर होती है, ठीक है, उसकी बात नहीं चल रही है, यह सिंपल की बात चल रही है। तो ये सिंपल आपकी जो स्क्वैमस कहाँ मिलती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, क्यूबॉइडल आपकी कहाँ मिलती है, इनका क्या फंक्शन होता है, सिलिएटेड का क्या फंक्शन है, कहाँ होती है, कॉलमनर कहाँ होती है, इनका फंक्शन क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। ध्यान रखना, आपकी जो एपिथेलियम होती है इसके नीचे, यहाँ नीचे की साइड, यहाँ हमेशा ही, चाहे वो कोई सी भी एपिथेलियम हो आपकी, उसके नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यूज का मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये आपकी एपिथेलियम रखी होती है, लाइक इस तरह से। ऐसे ही डायरेक्ट जो है वो सेल्यूलर लाइनिंग नहीं होती बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के। तो हमेशा ही कोई सी भी आपकी ये हो चाहे कोई भी हो, हमेशा ही उनके नीचे आपको क्या मिलेगी, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी, जिसके ऊपर आपकी एपिथेलियल सेल्स लगी होती हैं। सबसे पहले इन्होंने स्क्वैमस एपिथेलियम को शुरू किया है। यहाँ लिखा है कि द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंगल थिन लेयर, फ्लैटेंड सेल्स, इररेगुलर बाउंड्रीज। इस तरह से आपको इसको एक एक पॉइंट को नोट करना है, सिंगल लेयर, फ्लैटेंड सेल, इररेगुलर बाउंड्रीज। दे आर फॉर्म्ड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। तो सवाल नंबर नेक्स्ट, ये कहाँ होती है, देखो ये आपकी बहुत पतली होती है, पतली होती है तो ये वहाँ होती होंगी जहाँ कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर के इनके आर पार जानी होती होंगी। ये उन जगहों पर पाई जाती होंगी जहाँ पर कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर के इनके आर पार जानी होती है, क्योंकि पतली एपिथेलियम हमें वही चाहिए होती है। जैसे आप रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करो वो मिलेगी, ठीक है ना। जैसे आप बात करो ब्लड वेसल्स के अंदर, वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि वहाँ क्या है, गैसेस एक्सचेंज होना है, फूड का एक्सचेंज होना है। तो लिखा है दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में मिलती है। एक पॉइंट, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एल्वेलाई ऑफ लंग्स में मिलती है, क्योंकि वहाँ गैसेस एक्सचेंज होना है। एंड आई इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। तो भाई जहाँ जहाँ डिफ्यूजन बाउंड्री बन रही है, डिफ्यूजन देखो ब्लड वेसल के अंदर भी आपकी डिफ्यूजन बाउंड्री है, एल्वेलाई के अंदर भी आपकी डिफ्यूजन बाउंड्री है, क्योंकि वहाँ से गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं, ठीक है ना। तो वहाँ मतलब एक तरह से क्या बनाती हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती हैं। दे आर वेरी थिन, बहुत थिन होती हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या होती हैं, चीज़ें ईजिली डिफ्यूज होकर चली जाती हैं। नेक्स्ट लिखा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो आपकी
सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल की बनी होती है। ध्यान से सुनना, सिंगल लेयर लिखा है क्योंकि ये कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सिंपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल में यहाँ सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन किडनी। तो आपको अगर थोड़ा बहुत ये याद हो, 10th क्लास में जो आपका नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी ये ऐसी, तो इसका जो ट्यूबुलर पार्ट था ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लाइक नीचे जाकर के ये लूप ऑफ हेनले बनाता था। और आपको पता है कि यहाँ फिल्ट्रेट आता था, 10th में पढ़ा था। फिल्ट्रेट आने के बाद उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि उसमें से चीज़ें वापस उठाई जाती हैं, जो छन जाती हैं, जो ऐसी चीज़ें फिल्टर हो जाती है जो यूरिन में नहीं भेजनी होती। तो जो इसकी पीसीटी की जो यहाँ जो इसकी एपिथेलियम है, ट्यूबुलर पार्ट की जो एपिथेलियम है, वो आपको अंदर के कैसे मिलती है, क्यूबॉइडल, यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है। ये एपिथेलियम का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन का। किसका? रीएब्जॉर्प्शन का। तो आपको पीसीटी इससे याद आ जाएगा कि जहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि भाई इन द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और देखा ना कि डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, मतलब डक्ट ऑफ ग्लैंड्स का मतलब होता है कि जैसे आपने जो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर बताऊं तो मान लो ये मेरे डक्ट वाली एक ग्लैंड है, सपोज करो ये, तो इसमें क्या है कि ये जो सेल्स हैं, ये जो डक्ट बना रही हैं, ये ट्यूब बना रही है ना, जो ये सेल आपकी कैसी होंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होंगी, लाइक दिस। तो ये ध्यान रखना, आपकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो आपकी एंजाइम फॉर्म करती हैं। तो इन्होंने लिखा है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड की डक्ट में ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर आपको ये मिलेगा, ठीक है। एंड इन द किडनी एंड इट मेन फंक्शन एंड सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। तो इनका जो मेन काम होता है वो सिक्रीशन करने का काम होता है और एब्जॉर्प्शन का काम होता है। मतलब कुछ चीज़ें अगर सिक्रिएट आउट करनी होती है तो वो सिक्रिएट करके बाहर निकाल देती हैं, और एब्जॉर्प्शन करना होता है तो एब्जॉर्प्शन कर लेती है। लिखा है द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। तो हमने कहा यही बात आपको यहाँ पर कि यहाँ ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होती है। ये जो लिखा ना माइक्रोविलाई, तो यहाँ जो एपिथेलियम की सेल होती हैं इसकी पीसीटी की, उन एपिथेलियम की सेल के अंदर लगी ये इस तरह की सेल्स हैं, इनके ऊपर आपको इस तरह से ब्रश बॉर्डर्ड विलाई मिलेंगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है, माइक्रोविलाई क्यों मिलती हैं, हजारों माइक्रोविलाई क्यों होती हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा माइक्रोविलाई होंगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो स्ट्रॉन्ग रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर कैसी होती है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। तो वही इन्होंने यहाँ लिखा है कि नेफ्रॉन की जो पीसीटी की जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम होती है वो आपकी क्या रखती है, माइक्रोविलाई रखती है। माइक्रोविलाई रखना मतलब सरफेस एरिया बढ़ा लेना ताकि चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कॉलमन एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ ए सिंगल ऑफ टॉल सिलेंडर सेल। जो आपकी कॉलमन एपिथेलियम है वो लंबी सिलेंडर सेल्स की बनी होती है। देयर न्यूक्लिया आर लोकेटेड एट द बेस। तो ध्यान रखना है इनका न्यूक्लियस जो है सेंटर पे नहीं होता है, बेस पे होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, वो गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। ध्यान रखना है बेस पर होता है। फ्री सरफेस जो इनका होता है उसके ऊपर आपको माइक्रोविलाई मिल जाती है, वही सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ये आपको कहाँ मिलती है, ध्यान रखना, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो डाइजेशन वाला पार्ट है वहाँ पर आपकी कॉलमनर एपिथेलियम होती है। लाइक आपको स्टमक की लाइनिंग में मिलेंगी, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मिलेंगी, और ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती है वहाँ पर भी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि कॉलमनर वाले आपके डाइजेशन वाले पार्ट में है, एक्सक्रीशन वाले पार्ट में आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। एंड इफ द कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया, अगर मान लो इनके चाहे क्यूबॉइडल के ऊपर सीलिया लगे हों चाहे कॉलमनर के ऊपर सीलिया लगे हुए हों, तब आप इनको कहोगे सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। जहाँ भी एपिथेलियम के ऊपर सीलिया मिलते हैं तो वहीं आप क्या कहोगे, सिलिएटेड एपिथेलियम कही जाती है, ठीक है। इनका पार्टिकल जैसे मान लो आपका जो ट्रैकिया है, आपका जो एयर पाइप है आपका, उसकी एपिथेलियम जो होती है वो आपकी कैसी होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। क्यों होती है वो सिलिएटेड? क्योंकि जो धूल के कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल जो आपकी एयर के साथ अंदर जा रहे हैं, वो लंग्स तक ना पहुँचे, एल्वेलाई तक ना जाए, अंदर ना घुस जाए। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एपिथेलियम है, इसकी जो सेल है, मान लो ये सेल है, इसके ऊपर ये सीलिया हैं बड़े बड़े, लाइक इस तरह से अच्छे से बड़े बड़े ब्रश बॉर्डर टाइप होते हैं।
ये ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं ऐसे, इस दिशा में ऐसे, मतलब जो चीज़ें होती हैं, जो एयर तो चली जाएगी, बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ऊपर धकेलते रहते हैं, म्यूकस जो बनता है उसे ऊपर धकेलते रहते हैं ताकि वो आपके लंग्स में ना जाए। ठीक है, सिगरेट पीने से ये सीलिया ख़त्म हो जाते हैं, सिगरेट पीने से ये सीलिया ख़त्म हो जाते हैं और आपको आपके जो लंग्स हैं उनमें फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से पहुंचने लगते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर मैं ट्रैकिया की बात करूं तो ये ऊपर की साइड, बाहर निकालने की साइड में। अगर आप बात करोगे फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जैसे कि आप ये यूट्रस में देखा था आपने, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, यहाँ एग होता है और ये एग के जो मूवमेंट है वो मूवमेंट एग का किसकी वजह से होता है, सीलिया की वजह से होता है। इसके अंदर जो एग चलता है आगे, वो खुद तो एग के पास चलने के लिए कुछ नहीं होता, तो मूवमेंट में सीलिया हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखना है फैलोपियन ट्यूब में। और ब्रोंकियोल्स जो आपके होते हैं, मतलब जो ये पार्ट आपका जो लंग्स वाला जो पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट है, इसमें आपको क्या मिलते हैं, मेनली सिलिएटेड इपिथेलियम मिलते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि सम ऑफ द कॉलमनर क्यूबोइडल गेट, कई जगह कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल जो है वो स्पेशलाइज होकर के सिक्रीशन का काम करते हैं जब ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहलाती है। वो इपिथेलियम आपकी क्या कहलाएगी, ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहलाती है। तो लाइक अगर आप समझने की कोशिश करो तो ऐसे होता है कि ये सपोज करो आपकी ये इपिथेलियम है, यहाँ बताते हैं, मान लो ये आपकी कोई इपिथेलियम की लाइनिंग है कहीं की, ठीक है, तो ये ऐसी लाइनिंग है। अगर ये एपिथेलियम मान लो कि हाँ इंटेस्टाइनल वॉल की है, ठीक है, मान लो इंटेस्टाइनल वॉल में है ये, पर अगर ये अंदर की तरफ मुड़ जाए ऐसे, इस तरह से इनवर्डली मूव हो जाए, ठीक है, थी तो ये एपिथेलियम ही, और ये मुड़ गई इस तरह अंदर, और इसने क्या बना लिया, ऐसे एक डक्ट जैसा बना लिया, ट्यूब जैसा बना लिया। और इसके अंदर जो सेल्स हैं ये, दीज आर सिक्रीटरी सेल्स। ये क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, सिक्रीटरी सेल्स होती हैं। तो ये सिक्रीटरी सेल्स जो होती हैं, ये जो अपना सिक्रेशन होगा वो कहाँ डालेंगी, इस कैविटी में डालेंगी, इस डक्ट में डालेंगी, इस ट्यूब में डालेंगी, और फिर वो सिक्रेशन जो है यहाँ सरफेस पर आना शुरू हो जाएगा, बाहर, यहाँ बाहर आएगा। आप बात समझ सकते हैं कि ट्यूबुलर ग्लैंड जो होती हैं आपकी, जो जिनको हम कहते हैं जो डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं, वो आपकी कैसे बनती हैं, ये आपकी इस तरह बनती हैं, इनवर्डली मूव होने से बनती है। किसके, एपिथेलियम के अंदर तक मुड़ने से बनती हैं, डक्ट फॉर्म करती हैं, डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं। हम इनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी जो होती हैं वो आपकी एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड होती है। और एंजाइम बनाने वाली जो आपकी ग्लैंड है वो ऐसी होती है, मतलब आपकी एपिथेलियम अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, ट्यूब बना लेगी, और जो ये सेल्स हैं ये एंजाइम बनाएंगे, वो सरफेस पर निकल कर आएंगे, बाहर निकल कर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी तरह की ग्लैंड की, जो ये मल्टी सेलर ग्लैंड की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ दूसरी तरह ग्लैंड होती है, वो क्या करती हैं, एपिथेलियम, सपोज करो ये एपिथेलियम है आपकी, तो वो क्या करती हैं, ये मान लो इसकी सेल जो है वो सिक्रेशन करती हैं कुछ, ये सेल एंजाइमेटिक ये कुछ सिक्रेशन करती हैं। तो वो ये क्या होता है कि इसमें दूसरी तरह में ये मान लो आपकी एक ब्लड कैपिलरी है कोई, यहाँ क्या होगा, ये सेल अपने ओरिजिन से छूट जाती हैं, अपना ओरिजिन छोड़ देती हैं, और आकर के किसी ब्लड वेसल के चारों तरफ लाइक दिस, इस मैनर में लिपट जाएंगी, ब्लड वेसल के चारों तरफ लग जाती हैं, वहाँ से दूर हट जाती हैं, कोई डक्ट फॉर्म नहीं करती, कोई कैविटी नहीं बनाती, इस तरह से आकर के कहीं और लग जाती है ब्लड वेसल के चारों तरफ, और एक ग्लैंड फॉर्म कर लेती हैं इस तरह से। तो ये ग्लैंड जो बनेगी इसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। तो ध्यान रखना है, हार्मोन आपके सिक्रेट होने के बाद सीधा ब्लड में जाएंगे, हार्मोन आपके आफ्टर द सिक्रीशन सीधा ब्लड के अंदर एंट्री लेते हैं, ठीक है, जबकि एंजाइम जो होते हैं वो निकलते हैं तो सरफेस पर आते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो ये आपकी इंटेस्टाइन है, ट्यूब है अंदर की, तो इसकी जो वॉल होगी, इसके अंदर से जो एंजाइम निकलेंगे वो यहाँ निकलेंगे बाहर, इस ट्यूब में आएंगे, इस कैविटी में निकल कर आएंगे, यहाँ निकल कर आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये दो तरह मल्टी सेलर ग्लैंड है। कुछ जगह पर जो ये सेल होती हैं
सिंगल सेल ही सिक्रेशन करती है तब आप उसको कहते हो यूनिसेलुलर ग्लैंड। ये जिस तरह से दिख रही है, एक सेल ये सिक्रेटरी सेल है, मान लो ये सिंगल सिक्रेट करती है, तो सिंगल सेल ग्लैंड का एक एग्जांपल है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जो म्यूकस बनाती हैं वो आपकी सिंगल सेल ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो पढ़िए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल दिया है कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, मतलब किसी एपिथेलियम के बीच में कोई सेल आपकी सिक्रेटरी होती है, दैट इज आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। एंड गोबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लाइक ये एलिमेंट्री कैनाल में जो आपकी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, दे आर गोबलेट सेल्स, उनको एग्जांपल है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड का। एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, लाइक सैलिवरी ग्लैंड जो आपकी वो क्लस्टर ऑफ सेल्स है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन, अपने सिक्रेशन को कहाँ पर डालती हैं उसके हिसाब से दो तरह की ग्लैंड होती हैं, एक आपकी एक्सोक्राइन होती है, एक आपकी एंडोक्राइन होती है, तो दो तरह की हो जाती है। एक आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी जो कि आपके सिक्रेशन को डालेगी, सरफेस पर निकालती है। दूसरी तरह की जो होती है वो आपकी क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कि आपके सिक्रेशंस को कहाँ निकालती है, ब्लड में निकालती है। क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर मैसेंजर्स, आपके हॉर्मोन्स क्या है, मैसेंजर्स हैं। मैसेंजर्स आपके जो है वो ट्रैवल करते हैं मतलब कि वो, क्योंकि आपके मान लो ब्रेन से कोई हार्मोन बना और ब्रेन से हार्मोन बनने के बाद आपका कहाँ पहुंचता है, मान लो उससे बनने के बाद उसको कहीं जाना है, किडनी के पास जाना है, ठीक है। तो किडनी तक पहुंचेगा तो ब्लड से ही जाएगा ना। अब मान लो ब्रेन अपनी सरफेस पे निकाल दे हार्मोन, तो फिर हार्मोन तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो जो सेल्स होती हैं वो अपनी ब्लड वेसल के चारों तरफ लगी होती हैं ताकि जो उनका सिक्रेशन हो वो ब्लड में पोर हो सके बजाय सरफेस पर आने के। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन ग्लैंड्स आर ऑफ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस बनाती हैं, सलाइवा बनाती हैं, ईयर वैक्स बनाती हैं, ऑयल बनाती हैं, मिल्क बनाती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाती है, एंड अदर सेल प्रोडक्ट। देखो ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं आपकी ये सब बनाती हैं, जिसमें से ईयर वैक्स एक अच्छी चीज़ है, आप ध्यान रखना। ईयर वैक्स का नाम होता है सेरुमिन, और जो ग्लैंड होती है उनको कहते हैं सेरुमिनस ग्लैंड, ठीक है। तो ये ऑयल वाली जो ग्लैंड होती है सीबेसियस ग्लैंड होती है, सीबेसियस, ये आपकी स्किन में मिलती है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम बनाती है। म्यूकस वाली जो म्यूकस बनाती है, सलाइवा वाली सलाइवा बनाती है, जो कि आपकी बकल कैविटी में मिलती है। लिखा है दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब्स। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा है डक्ट वाली ग्लैंड कौन सी होती है, एक्सोक्राइन होती है, बिना डक्ट वाली होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट्स, तो बदले में जो आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके पास डक्ट नहीं होती है। एंड देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन, उनकी प्रोडक्ट क्या कहलाती है, हार्मोन कहलाती है। वो आपकी सिक्रेट होती है डायरेक्टली कहाँ पर, फ्लूइड बाथिंग इन द ग्लैंड, जहाँ ग्लैंड है उसमें, मतलब ब्लड में जाते हैं सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कंपाउंड इपिथेलियम, जरा सा तो भाई देख ली। कंपाउंड इपिथेलियम मतलब वहाँ मिलती है जहाँ पर कई लेयर होती हैं। लिखा है कंपाउंड इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर of cell and thus has limited role in the secretion and absorption. Their main function is to provide protection against the chemical and mechanical stress. ये तो वही ज़्यादा लेयर तो वहीं मिलेगी जहाँ प्रोटेक्शन देना होता है। And they cover the dry surface of skin, moist surface of the buccal cavity. एग्जाम्पल ध्यान रखना कहाँ कहाँ मिलती है, फेरिंग्स में मिलती है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट में मिलती है, सैलिवरी ग्लैंड एंड और द पैनक्रियाटिक डक्ट। तो कंपाउंड इपिथेलियम आपकी यहाँ मिलती है, ध्यान रखना, पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलेगी, इनर लाइनिंग और सैलिवरी डक्ट में मिलती, ग्लैंड में मिलती है, फेरिंग्स में मिलती है, बकल कैविटी में मिलती है, स्किन पर मिलती है। मेन काम इनका केमिकल्स से बचाना होता है और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना होता है। ये मल्टी लेयर होती है, कई लेयर होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है, ठीक है। नीचे दिख रही है जो आपकी ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में इन्होंने 9th क्लास में बता दिया था, इसलिए इन्होंने दोबारा यहाँ रिवाइज नहीं किया, ठीक है। 9th में भी था ना थोड़ा टिश्यू। जरा सा इन्होंने नीचे जंक्शंस के बारे में बात की, इस पर बात कर लेते हैं क्या है। All cells in epithelium are held together with a little intercellular material. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structure and functional link between the individual cells. 3 तरह के जंक्शंस के बारे में बात की है इन्होंने, 3 टाइप ऑफ जंक्शंस के बारे में बात की है इपिथेलियम और अदर तरह के टिश्यूज के बीच में जो जंक्शंस होते हैं, जिनमें से सबसे पहले इन्होंने बताया कि एक टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शंस वहाँ होते हैं सेल्स के बीच में जहाँ पर किसी सब्सटेंस को मूव करने से रोकना होता है, स्टॉप करना होता है, लीक होने से रोकना होता है। एडहेरिंग जंक्शंस
परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू द कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, मतलब एडहेरिंग जंक्शन जो होते हैं, जोनुला एडहेरेंस इनको कहा जाता है टाइप, ठीक है। इनमें फर्दर अच्छे से और भी टाइप होते हैं, तो आपको ज़्यादा जानना नहीं, इतना ही जानना है कि जो एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं, जो आपके जोनुला एडहेरेंस जिन्हें कहते हैं, वो आपके कहाँ होते हैं, सीमेंटिंग, मतलब जो सेल्स, जो नाइबर सेल्स होते हैं, उनको आसपास जोड़े रखने का काम करते हैं। ध्यान रखना, जो भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो गैप जंक्शन से ही हो सकता है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स। तो गैप जंक्शन वहाँ मिलते हैं जहाँ पर दो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टिंग हो और कम्युनिकेशन हो सकता हो सेल के बीच में, आयंस का ट्रांसफर हो सकता हो, ठीक है ना, कुछ मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो सकता हो। तो ये आपको गैप जंक्शन वहाँ देखने को मिलेगा। तीन तरह के जंक्शन सेल के बीच में होते हैं, टाइट, एडहेरिंग और गैप। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो गैप जंक्शन से होता है। लाइक गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। इसके लिए रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल के ट्रांसफर के लिए, और सम बिग मॉलिक्यूल और कुछ बड़े मॉलिक्यूल के लिए भी ट्रांसफर के लिए आपके गैप जंक्शंस मिलते होते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।